नमस्ते, वेलकम टू काओइज़्म। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है श्री नीरज मेधार्थी। वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में और वो अपनी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं पंचगव्य पे, योग पे और इंडिक स्टडीज़ पे। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। नमस्ते, नीरज जी नमस्ते, कैसे नमस्ते हैं? शिवाली जान। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल जी, अच्छे। मैं नमस्ते। आपको बहुत समय से जानती हूँ और मुझे पता है जब आप एस-व्यासा में भी अपनी योगा पे पढ़ाई कर रहे थे, तब से आप पंचगव्य से जुड़े हैं, गाय से जुड़े हैं और आपने एक एग्ज़ाम्पल सेट किया है कि उसको हम एकेडमिक्स में एक्सेल कैसे करते हुए गाय को और जो हमारी इंडिक वैदिक नॉलेज है, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू टुडे। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आपका नाम में ही मेधार्थी है। तो यू हैव बीन एन एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑल थ्रू। तो कैसे आपकी जर्नी चली और अभी आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं? थैंक यू सो मच शिवाली बहन। और सबसे पहले मैं काओइज्म की पूरी टीम का, जो पिछले 1 वर्ष से ज्यादा बिल्कुल सक्रिय होकर, वैसे तो आप लंबे समय से कार्य कर ही रहे हैं, और पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं इसलिए देना चाह रहा हूँ कि एक पक्ष, जो वैज्ञानिक पक्ष था, वो गाय का आप पूरे विश्व के सामने रख रहे हो, और अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, उनको आप इनवाइट करके उन्होंने जो प्राप्त किया, और उनको जो भी डेटा मिला, उस डेटा को आप, साइंटिफिक डेटा को आप साइंटिफिक कम्युनिटी में आप स्थापित करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हो। मैं अपनी तरफ से मैं पूरी काओइज्म टीम को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। रही बात मेरी जर्नी की, तो मैं मुख्य रूप से तो योग का विद्यार्थी रहा, योग चिकित्सा का विद्यार्थी रहा, और योग थेरेपी को पढ़ना और अभी पढ़ाना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एज असिस्टेंट प्रोफेसर। मेरी जर्नी जो रिसर्च की है वो मुख्य रूप से बेंगलोर से शुरू हुई। जब एक दिन हम एक स्क्रिप्चर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है हठ योग प्रदीपिका, और उसमें एक श्लोक आता है, गव्यम धातु प्रपोषणम, और उसमें बताया गया कि योगी को क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, और ये बताया गया कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो व्यक्ति की धातुओं को पोषित करते हैं। और जब धातुओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो पूरी की पूरी सप्त धातु आते हैं, और आयुर्वेद ये कहता है कि जिसकी सप्त धातु त्रिदोष ये बैलेंस है तो वो कभी रोगी हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि अगर गव्यों से, इससे पहले हम भावनात्मक रूप से गाय माता से जुड़े हुए थे, गाय से हम, क्योंकि एक तरीके से लंबे समय से अलग अलग ऋषियों से, संतों से गाय के बारे में सुना, वेद में गोसूक्त के बारे में आदि के संतों से सुनने का सौभाग्य मिला, अथर्ववेद में जो पूरे का पूरा गोसूक्त है। तो एक जिज्ञासा तो थी कि कुछ ना कुछ तो विशेष है। और जब पढ़ते समय जब ये श्लोक भी देख लिया तो इच्छा तीव्र जागृत हुई कि अब तो इस पे काम करना है, कि अगर गव्य धातु को प्रपोषित करते हैं। एक जगह पे लिखा मिला, गोमय लिप्त ममलम, की जो अच्छे जन हैं, जो योगी जन हैं, उनको ऐसे ही स्थान पे रहना चाहिए जो गोबर से लिपा हुआ हो, है ना। तो फिर जिज्ञासा ज्यादा बढ़ी, तो मैंने हमारे वहाँ पे जो प्रोफेसर हैं उनसे निवेदन किया कि मैं पंचगव्य क्षेत्र में काम करना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि वो विश्वविद्यालय तो आप तो जानते हैं, आप तो पढ़े हुए हैं, योग का है, इसका पंचगव्य, तो उन्होंने कहा गाय का योग से क्या संबंध है। तो फिर मैंने निवेदन किया बड़ी विनम्रता पूर्वक। अभी तो रहे नहीं, डॉक्टर इता रवि कुमार जी मेरे गाइड रहे वहां पे। अ, तो उनसे मैंने निवेदन किया कि सर, जो अन्नमय कोश है उसकी शुद्धता हमारे शास्त्री कह रहे हैं, और हठयोग प्रदीपिका का भी मैंने उनको रेफरेंस दिया, ये कह रहे हैं कि इससे आप अपने अन्नमय कोश को ठीक रख सकते हो, तो कितनी बड़ी बात है ना। तो फिर मैंने उनको जब ये सारा का सारा, और फिर उसके बाद में कुछ एविडेंसेस, जो स्क्रिप्चरल एविडेंसेस थे, साइंटिफिक एविडेंसेस, तो उन्होंने फिर सहमति प्रदान की, और उसके बाद में मेरा जो है इस क्षेत्र में आगमन हुआ, और इस फिर में पंचगव्य के जो एक जो साइंटिफिक जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें फिर मैंने आगे बढ़ने का प्रयास किया, जो अभी तक जारी है। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जो हमारे पुराने श्लोक से लेके उसको एक साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लेके आ रहे हैं। तो आपकी जो रिसर्च थी उसका टाइटल है स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल वेलबींग
quality of life, biochemical and anthropometric variables among Panchagavya and non-Panchagavya diet population. तो इस स्टडी के बारे में बताइए, ये जी कहाँ सर। पब्लिश हुई है और ये पंचगव्य डाइट होती क्या है? हाँ, तो जैसे कि आप अलग अलग प्रकार की जो डाइट्स हैं, भोजन परंपराएं हैं, वो अब प्रसिद्ध हो रही हैं। कीटोजेनिक डाइट एक है, उसके बाद में वेगन का बड़ा पूरे विश्व में जो है बड़ी तेजी से प्रचारित हो रही है वेगन डाइट। अलग अलग प्रकार की जो भोजन परंपराएं हैं जो विज्ञान को सहारा लेके आगे बढ़ रही हैं, उसी तरीके से एक पंचगव्य डाइट है। तो पंचगव्य डाइट का अर्थ ये है कि ऐसा भोजन जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मीन्स इन द डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म, अगर आप 5 गव्यों को शामिल करते हैं अपने भोजन में, 5 गव्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, तो ऐसा भोजन जिसमें कुछ डिसाइडेड जो लेवल है उसमें आप इन 5 को रखते हो, तो उस भोजन को हम पंचगव्य भोजन बोलते हैं, पंचगव्य डाइट बोलते हैं। कैसे? जैसे आप नित्य यदि दूध का सेवन कर रहे हैं, यदि आप नित्य आप घी का सेवन कर रहे हैं, यदि आप नित्य दही या छाछ का सेवन कर रहे हैं, और आप अप्रत्यक्ष रूप से गोबर और गोमूत्र का सेवन कर रहे हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से कहने का अर्थ ये है, आप अपने खेत में जीवामृत डाल के, घन जीवामृत डाल के आप उसको खेत में डाल रहे हैं, वो फिर स्टेम्स में आके, फ्रूट्स में आके इनडायरेक्टली आपके शरीर के अंदर जा रहे हैं, है ना? तो ऐसा यस। भोजन जिसमें ये 5 चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है और उनको आप कंज्यूम कर रहे हो, तो ऐसे भोजन को हम पंचगव्य भोजन का नाम और उसकी संज्ञा देते हैं। बहुत अच्छा। तो आपका एक्सपेरिमेंट के बारे में बताइए और क्या इसके रिजल्ट्स आपको मिले? जी जी। तो ये मुख्य रूप से 4 वर्ष पहले की ये स्टडी है, और उसके बाद में कई स्टडीज हुई हैं जिसको हम काउविजन चैनल पे ही बिल्कुल। जो है इंटरवल्स पे रखने का प्रयास करेंगे। तो मैंने कहा कि जरूर। जो सबसे पहले हुई उसको पहले किया जाए, इसके लिए जो है आपकी पूरी टीम से निवेदन किया। तो जो मुख्य रूप से पंचगव्य डाइट है उसको हम ये जो स्टडी है, पूरी की पूरी स्टडी, ये लगभग 4 राज्यों से हमने डेटा डेटा इकट्ठा किया। इसमें से हरियाणा एक राज्य था, राजस्थान एक राज्य था, उसके बाद में दिल्ली के आसपास का कुछ क्षेत्र था, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के आसपास का कुछ रीजन था। और इसमें हमने, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल और एक कंपेरेटिव स्टडी थी, हम ये जानना चाह रहे थे कि ऐसे तो भारत देश में लोग हैं जो गाय का पंचगव्य का ही सेवन करते हैं, कम संख्या में है लेकिन हैं। हमने वैसे ही पॉपुलेशन को लिया, हमने ऐसे लोगों को लिया जो पंचगव्य भोजन करते हैं और जो पंचगव्य भोजन नहीं करते, मतलब जो 5 चीजों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन में ले रहे हैं, और ऐसे लोगों को भी जो नहीं ले रहे। लेकिन हमने पूरी की पूरी डेमोग्राफिक डिटेल्स सेम रखी। मतलब एक ही गांव से यदि हमने 2 पंचगव्य डाइट वाले लोगों को लिया, तो वैसे ही उसी गांव से उसी जेंडर में यदि एक को हमने मेल फीमेल लिया, तो उसी जेंडर में हमने, उसी गांव से हमने नॉन पंचगव्य डाइट, और उसी एज ग्रुप में, एज ग्रुप भी उनका सेम था, डेमोग्राफिक डिटेल्स भी सेम थी। तो ऐसा करके हमने लगभग 80 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए, और सैंपल लेने के बाद में, उसके बाद में हमने उसका एनालिसिस किया, और एनालिसिस के बाद में रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स को फिर अलग अलग जर्नल्स में प्रकाशित किया। रिजल्ट्स के बारे में बताइए ना, क्या कंक्लूजन था? जी। तो रिजल्ट्स कैसा रहा कि रिजल्ट्स को मैं वैसे आपको, मैं उनका रिजल्ट्स है वो मैं आपको भेज भी दूंगा, ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उनको हाँ, आप मिल शेयर सके। भी कर सकते हैं, मैं बाद में ऐड कर। जी सर, जी। तो रिजल्ट्स बड़े ही, कुछ एक बिंदुओं पे बड़े ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स रहे। अगर मैं बात करूं कि सबसे अच्छा जो पंचगव्य भोजन कर रहे हैं ऐसे लोगों के स्वास्थ्य में कौन सा पैरामीटर सबसे अच्छा था, क्योंकि हमने जो बायोकेमिकल जो पैरामीटर्स लिए उसमें मुख्य तौर पे 2 पैरामीटर्स लिए, एक तो रैंडम ब्लड ग्लूकोज और एक हीमोग्लोबिन। तो और उसके बाद में एंथ्रोपोमेट्रिक्स में जो मुख्य मेजर पैरामीटर था वो ब्लड प्रेशर का था। और उसके अलावा हमने जो है कुछ क्वेश्चनर्स लिए थे, जिसमें जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्वेश्चनर है, उसके बाद में स्पिरिचुअल हेल्थ एंड लाइफ ओरिएंटेड मेजर्स का एक क्वेश्चनर है।
तो ये हमने अलग से क्वेश्चनर लिए थे। जो सबसे प्रभावी रिजल्ट हमें मिला, देखने को मिला, और जिसके बाद में हमें हमें भी मतलब सोचने को मजबूर हुए कि क्या ऐसी ऐसी शक्ति है गाय के पंचगव्यों में, वो था रैंडम ब्लड ग्लूकोज। और मेरे डाटा मेरे स्क्रीन के अभी सामने ही है कि जो पंचगव्य डाइट का सेवन कर रहे थे, उसका जो सामान्य जो एवरेज जो निकल के आया वो लगभग 110, और इसको जब स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में देखते हैं तो 20। और जो पंचगव्य डाइट का सेवन नहीं करते, उसके में ये रैंडम ग्लूकोज की जो जो लेवल था वो 135 से ज्यादा था। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 63.08 था। मतलब इतनी फ्लक्चुएशन वो लोग कर रहे थे, मतलब 135 से 60, मतलब 210 तक, 220 तक ग्लूकोज लेवल गया था, जो पंचगव्य का सेवन नहीं कर रहे थे। और इसको इसको हमने, जो बिल्कुल ऑथेंटिक लैब्स हैं इंडिया की, है ना, उनसे हमने ये जो है डेटा को मेजर करने के लिए, हमने एनालिसिस करने के लिए दिया था। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि ग्लूकोज लेवल में एक बड़ा अंतर हमें देखने को मिला उस पॉपुलेशन के बीच में जो पंचगव्य भोजन कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। दूसरा एक जो बड़ा जो है पैरामीटर हमें देखने को मिला, वो है ब्लड प्रेशर। जो पंचगव्य डाइट पॉपुलेशन थी, उसमें जो एवरेज जो रहा लेवल, वो रहा लगभग 118, और जो एसडी रहा वो 7.67 रहा। और जो भोजन पंचगव्य भोजन नहीं कर रहे थे, उसके उनके में एवरेज 126, लेकिन एसडी ये 16 तक गया। मतलब वो फ्लक्चुएशन 140 से ऊपर, कई कई लोगों का 140, 145 ऐसे भी हमें मिला। दो मुख्य ऐसे पैरामीटर हैं जो जो हमें देखने को मिले और जिनमें एक सिग्निफिकेंट चेंज मिला। यहां से एक कंक्लूजन ये निकला कि जो लोग गाय के गव्यों को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, तो उनको ब्लड प्रेशर होने की संभावनाएं कम है, उनको ब्लड ग्लूको मतलब उनको डायबिटीज होने की संभावनाएं कम है। लेकिन जो गाय को अपने पास नहीं रख रहे, जो नॉन पंचगव्य डाइट का सेवन कर रहे हैं, उनको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और जो है डायबिटीज होने की संभावनाएं ज्यादा है एज कम्पेयर टू। एक तीसरा जो बड़ा पैरामीटर देखने को मिला और जो बड़ा बदलाव मिला, वो मिला स्पिरिचुअल वेलबींग पे। इसके हमने छोटे छोटे इंटरव्यू कंडक्ट किए और हमने लोगों से पूछा, जो लोग गाय रख रहे थे, नहीं रख रहे थे, छोटे छोटे इंटरव्यू की क्लिप्स ली हमने। और उसके साथ में हमने क्वेश्चनर्स को, जो मैंने बताया सैलूम क्वेश्चनर्स का भी प्रयोग किया, तो उसमें भी हमें बड़ा ही सिग्निफिकेंट जो है चेंज देखने को मिला। वो लोग जो गाय रख रहे थे, उनके जीवन में सेटिस्फेक्शन ज्यादा था, सेटिस्फेक्शन ज्यादा था, उनके जीवन में खुशी ज्यादा थी, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन उन लोगों की तुलना में जो गाय नहीं रख रहे थे। ये कुछ एक बड़े पैरामीटर्स पे मैंने बात की शिवानी बहन, जिसमें हमें सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिले। सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं भी मिली, ऐसा भी एक पैरामीटर था, उसका वो हीमोग्लोबिन था, एचबी था, जिसमें हमें बहुत कुछ ज्यादा अंतर नहीं लगा ऐसी पॉपुलेशन के बीच में जो पंचगव्य डाइट का सेवन कर रही है और जो नहीं कर रही। तो ये ओवरऑल मैंने जो है कंक्लूजन के रूप में मैंने जो है आपको बताया इसके जो परिणाम थे। जी, ये बहुत बड़े रेवलेशंस है, और इनमें से एक तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी उसको कोरॉबरेट कर सकती हूँ। मेरे फादर ही सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज फॉर द लास्ट मेनी इयर्स। तो जब से वो पंचगव्य घी लेते हैं, उनकी जो ब्लड शुगर तो नॉर्मल नहीं हो रहा है, लेकिन जो वॉलिटिलिटी रहती थी ब्लड शुगर में, वो बहुत कम हो गई है। तो कभी कभी बहुत लो चली जाए शुगर, दैट इज सो डेंजरस। कभी हाई चली जाए तो एटलीस्ट इट स्टेबलाइजेस। तो दिस इज फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हमें इट हैज प्रोवाइडेड सो मच इट्स ग्रेट। स्टेबिलिटी कि अब हम निश्चिंत होके, पापा की शुगर पता है कि इतना इंसुलिन लेना है तो उतना ही लेने से चल रहा है आराम से। तो ये सब आपने साइंटिफिकली सब प्रूव किया है। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं कि जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दीज रिजल्ट्स कोई और एक्सपीरियंसेस पार्टिसिपेंट्स के जो आप शेयर कर सकते हैं कि जो पंचगव्य डाइट ले रहे थे उनके बारे में। शिवाली बहन, एक जो बड़ा जो कॉमन एक हमें देखने को मिला, एक सिम्टम देखने को मिला या एक चेंज देखने को मिला, वो था द कैपेसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमने, क्योंकि इसमें हमने एक पैरामीटर लिया था जिसको हम भ्रामरी बीटी के नाम से जानते हैं, भ्रामरी टाइम। तो ऐसे लोग
जो पंचगव्य भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवन कर रहे थे, उनकी जो कैपेसिटी है ब्रीथ करने की, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की, वो उन लोगों की तुलना में ज्यादा थी जो पंचगव्य भोजन का सेवन नहीं कर रहे थे। और ऐसे लोगों को हमने देखा जो भोजन जो सेवन नहीं कर रहे थे पीढ़ी का, तो उन लोगों में एस्थेमेटिक सिम्टम्स कुछ लोगों में देखने को मिले। इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन में जो हमारे जितनी सैंपल साइज थी, तो कुछ लोगों में हमें एस्थेमेटिक सिम्टम्स देखने को मिले। लेकिन जो लोग पीढ़ी का सेवन कर रहे थे उनमें ये ना के बराबर था। और उनकी जो जो लंग्स कैपेसिटी है, उनके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो एनर्जी है, वो उन लोगों की तुलना में काफी ठीक थी। तो ये एक इन रिजल्ट्स के अलावा एक चीज जो हमें देखने को बिल्कुल, शायद इस पे भी कुछ साइंटिफिक स्टडीज हुए हैं बाहर कि जो बच्चे गौशाला में और गायों के साथ बड़े होते हैं, उनको एलर्जीज की भी प्रॉब्लम और अस्थमा की प्रॉब्लम कम होती है। मे बी इट कोरॉबरेट्स विद दैट। हाँ जी। जी मैम, लेकिन इस पे अभी जी इस पे थोड़ा सा फंडामेंटल रिसर्च होना भी बाकी है कि ऐसा करने से ऐसा ऐसा क्यों होता है। तो ये फंडामेंटल मैं मानता हूँ, क्योंकि काउपैथी जो फील्ड है वो एक तरीके से काफी लोग अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं इसको और एक्सप्लोरेशन होने की और देने की, और पूरी कम्युनिटी को साथ देने की आवश्यकता है, ताकि फंडामेंटल रिसर्च ज्यादा से ज्यादा हो पाए और पता लग पाए कि ऐसा हो क्यों रहा है। हम अभी ये अप्लाइड स्टडी अप्लाइड रिसर्च की बात कर रहे हैं कि हमने ऐसा किया ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ इस पे अभी बहुत कम काम है। इस पे हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं अपने सारे व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि नीरज जी को एक मेंटर की तरह लें, और जो भी लोग इस फील्ड में साइंटिफिक प्रोग्रेस करना चाहते हैं, ही इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड यू। तो मुझे पता है हाउ सपोर्टिव ही इज़ फॉर एनी सच इनिशिएटिव्स। तो आप सब इसका एडवांटेज उठाइए और उनसे इन टच होइए। आई विल लीव हिज कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन। जो आपने बात कही कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, जस्ट फ्रॉम माय लिटिल अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम समथिंग दैट आई हैड रेड, कहते हैं कि पंचगव्य जो पांचों चीजों का मिश्रण भी है, उसमें काफी हाई एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, बोथ फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। तो क्या ये एक रीजन हो सकता है? बिकॉज आप देखें तो दुनिया में सब लोग एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए पीछे भाग रहे हैं, चाहे वो ब्यूटी के लिए हो, चाहे किसी सब चीज के लिए। तो क्योंकि इसमें इतनी हाई मात्रा में पाए जाते हैं, क्या वो भी एक रीजन हो सकता है पंचगव्य की एफिकेसी के लिए? है। जी ऐसे वाले मैन उसको जब हम देखते हैं तो उसका जब केमिकल एनालिसिस में जाते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जैसे मैंने अभी बात की कि स्पिरिचुअल वेलबींग है ना, स्पिरिचुअल वेलबींग ज्यादा होती है। तो इसमें तो हम जैसे काउइजम चैनल्स पे इस पे वीडियो भी आई है, तो उसमें ज्यादा इलोबरेट करने की मेरे को आवश्यकता ज्यादा विशेष नजर नहीं आ रही। लेकिन मैंने देखा कि खुद जब एक्सपीरियंस करते हैं, जब हमें ऐसा लगता है कि अभी, और हम खुद एक एक साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव से चीजों को देखते हैं, जब काउ कडलिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो नंबर ऑफ थॉट्स थे, वो नंबर ऑफ थॉट्स कुछ समय के बाद में उनमें चेंजेस आया है। आपके नंबर ऑफ थॉट्स डिक्रीज हुए हैं, है ना। और इसको फिर हम एचपी एक्सिस से जोड़ के देखते हैं, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस से, कि ये जो काउ कडल है ये पूरी की पूरी एचपी एक्सिस की के सिग्नल्स को बैलेंस रखने का काम करते हैं, है ना। वो चाहे कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो, चाहे कोर्टिसोल हो, एपिनेफ्रिन हो, नॉन एपिनेफ्रिन हो, तो इनको बैलेंस करने का जो काम करता है वो काउकडल करता है। बात रही आपने जो अभी कहा था कि ऐसा इसलिए हो रहा है, ये बिल्कुल आपने सही कहा। इसका जब केमिकल एनालिसिस में जाते हैं तो हमें ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो हमें ऐसा लगता है कि कितनी अद्भुत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने दूध के बारे में तो काफी चर्चा करी, चैनल पे भी चर्चा करी, तो सेरिब्रोसाइट्स पे एक चर्चा हुई कि गाय के दूध में जो सेरिब्रोसाइट्स नाम का एलिमेंट होता है, वो सीधा ब्रेन में जाके सेरिब्रम कोर्टेक्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है। तो हमारे पूर्वज हमेशा कहते थे गाय का दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है। गाय का दूध पीने से तो जो बुद्धि है, वो यही कह रहे थे कि गाय के दूध में सेरिब्रोसाइट्स होते हैं और उससे आपके सेरिब्रम कोर्टेक्स की एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे आपका ब्रेन अच्छा होता है और बुद्धि, हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और इसका अर्थ ये है कि बुद्धि मिले, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, बुद्धि दूध से भी मिल रही है ना। तो बुद्धि क्यों मिले? ताकि वो मन पे कंट्रोल करे।
बुद्धि मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि काम करती है ना। Yes. तो जब दूध पीते हैं और बुद्धि संतुलित रहती है, बुद्धि एक तरीके से तीव्र होती है और सात्विक होती है। तीव्रता के साथ में जो गाय गाय के का पक्ष है वो केवल तीव्र नहीं, सत्व के साथ में तीव्रता, सात्विकता के साथ में तीव्रता, तो वो होती है, तो मन को कंट्रोल रखती है, मन को संयमित रखती है। और इसीलिए जो साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात करते हैं कि गाय के पास रहने से मन क्यों शांत होता है, तो उसका एक ये पक्ष है कि ब्रेन, क्योंकि गव्यों में एक दूध की यदि बात करें सेरिब्रोसाइट्स, तो बुद्धि पे काम करेगा, बुद्धि मन को कंट्रोल करेगा और फिर मन शांत रहेगा। दूसरा साइंटिफिक बात करेंगे तो एचपी एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस। और तीसरी बात करेंगे वो करेंगे इम्यूनोमोडुलेटरी प्रॉपर्टीज, जो आपने वीडियोस में बताया होगा, इम्यूनोमोडुलेटरी प्रॉपर्टीज लगभग गव्यों में, विशेष तौर पे गोधन अर्क में, अर्क की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कि मॉड्यूलेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो जो श्री कृष्ण जी कह के गए थे भगवत गीता में, समत्वम योग उच्यते, है ना, कि इसको हम इक्विलिब्रियम से जोड़ते हैं, इसको हम होम्योस्टेसिस से जोड़ते हैं। तो गाय के गव्यों में इम्यूनोमोडुलेटर की प्रॉपर्टीज हैं, वो आपके शरीर को बैलेंस रखने की क्षमता गाय के गव्य रखते हैं। तो कई कई रूप से, कई तरीकों से हम इस बात को समझ सकते हैं कि गाय हमारे लिए कितनी उपयोगी है। सच में आपने इतने तरीके से बात को समझाया, और बहुत सारे हमारे दर्शक सबको बहुत ही आपकी सब बातें समझ में आई होंगी और उनका जीवन भी बदल सकता है इन सब से। सो थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, और हम फिर से मिलेंगे आपके अगले पेपर्स डिस्कस करने के लिए। तो प्लीज कीप कमिंग बैक ऑन काउइज्म। थैंक यू सो मच। और एक बार दोबारा से मैं जो है काउइज्म चैनल को और यानी मैंने आपने जो विशेष तौर पे ये जो नया एक ज्ञान को, नॉलेज को बांटना, ये और शुद्ध ज्ञान को बांटना, ये आज के समय की सबसे बड़ी सेवा है जो काउइज्म चैनल के माध्यम से पूरे देश में और पूरी दुनिया में हो रही है। मैं आपकी पूरी टीम को, वो चाहे आपके कैमरामैन हो, चाहे आपके एडिटर हो सब और मिलके चाहे करते जो भी प्रबंधन में लगे हुए हैं, और उनको मैं सबको मैं साधु देता हूँ, मैं अभिनंदन करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये हमारा काम हो रहा है, हम सबका काम हो रहा है जो आपके माध्यम से हो रहा है। तो दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद इसलिए भी कि आपने मुझे इनवाइट किया। धन्यवाद और मैं कहना मैंने चाहूंगी आपको कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और जो हमारे काउइज्म चैनल के जो विजनरी हैं वो डॉक्टर सहदेव दासा, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं गायों पे और एनवायरनमेंट पे। वो बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि हमें अभी कुछ करेंगे तो शायद हम बच सके, अदरवाइज दिस सिविलाइजेशन इज डूम्ड। तो जी, थैंक यू सो मच नीरज जी हमसे जुड़ने के लिए फिर से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्ते।